तो आज के इस गहरे विश्लेषण में हम लोग एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो जो शायद पहली नज़र में थोड़ा बोरिंग लग सकता है। हाँ, मोटर इंश्योरेंस के नियम। बिल्कुल। हमारे पास आज IC-72 मोटर इंश्योरेंस मैनुअल के कुछ बहुत ही दिलचस्प अंश हैं, और ये सिर्फ कोई उबाऊ कानूनी किताब नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सीधे तौर पर सड़क पर चलने वाले हर इंसान की जेब और उसकी वित्तीय सुरक्षा से जुड़ी है। सही कहा। तो आज हमारा मकसद इन भारी भरकम कानूनी शब्दों को डिकोड करना है, क्योंकि लोग अक्सर बीमा से जुड़े दस्तावेजों को बस एक कानूनी औपचारिकता मान लेते हैं। जबकि हकीकत ये है कि मोटर बीमा महज आरटीओ को दिखाने वाला कोई रसीद या कागज का टुकड़ा नहीं है। ये असल में एक तरह का सेफ्टी नेट है। हाँ, बिल्कुल। ये समाज को सुरक्षित रखने का एक बहुत बड़ा और बेहद जटिल सिस्टम है, ताकि दुर्घटना होने पर पीड़ित को उसके हाल पर ना छोड़ दिया जाए। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं और शुरुआत करते हैं इसके इतिहास से। कार बीमा की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। हाँ, मुझे याद है आपने इसके बारे में कुछ पढ़ा था। हाँ, तो इंग्लैंड में पहली मोटर कार 1894 में आई थी। उस वक्त ये अजीबोगरीब मशीनें मानी जाती थी। और एक्सीडेंट्स का खतरा भी नया था। बिल्कुल। और देखिए लोग कितने दूरदर्शी थे कि ठीक अगले ही साल 1895 में ही दुनिया की पहली थर्ड पार्टी बीमा पॉलिसी पेश कर दी गई। और 1899 आते आते तो कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी भी शुरू हो गई थी। हाँ, फिर जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ तो फैक्ट्रियों से कारें धड़ाधड़ निकलने लगीं, सड़कें भर गईं और जाहिर है एक्सीडेंट्स भी बढ़ने लगे। इसी वजह से तो 1930 और 34 के रोड ट्रैफिक एक्ट लाए गए थे, है ना, जिसके तहत थर्ड पार्टी बीमा को पूरी तरह से अनिवार्य बना दिया गया। बिल्कुल। और भारत की बात करें तो अगर हम इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत में भी कहानी कुछ ऐसी ही रही। यहाँ 1939 में पहली बार मोटर व्हीकल एक्ट लागू किया गया, जिसने बुनियादी नियम तय किए। सही कहा। लेकिन फिर समय बदला तो 1988 में एक नया एक्ट बना, और अगर बाजार के नजरिए से देखें तो मार्च 2008 एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। वो टैरिफ से नॉन टैरिफ वाला बदलाव। हाँ, मार्च 2008 तक बाजार तयशुदा दरों यानी टैरिफ से चलता था। प्रीमियम फिक्स था। अब ये नॉन टैरिफ है। मतलब अब कंपनियां अपना प्रीमियम खुद तय कर सकती हैं। बिल्कुल। हालांकि IRDA अभी भी नियमों पर कड़ी नजर रखता है। बाजार की बात निकली है तो हमारे सोर्स मटेरियल में कुछ आंकड़े ऐसे हैं जो सचमुच आंखें खोलने वाले हैं। लॉस रेशियो वाले आंकड़े। हाँ, 2010-11 के वित्तीय वर्ष में मोटर बीमा इंडस्ट्री का लॉस रेशियो 213% था। अरे बाप रे, मतलब 100 रुपए कमाए तो 213 रुपए क्लेम में दे दिए। ये तो पूरा इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा संकट था। 2011-12 में ये थोड़ा सुधरकर 145% हुआ। लेकिन फिर भी घाटा ही था। और एक डराने वाला आंकड़ा ये भी है कि सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर 100 में से 31.6 है। यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि इतनी गंभीर स्थिति और सख्त कानून होने के बावजूद भारत की सड़कों पर 30% गाड़ियां आज भी बिना किसी बीमा के चल रही हैं। मतलब हर ट्रैफिक सिग्नल पर आसपास खड़ी हर तीसरी गाड़ी एक तरह का वित्तीय टाइम बॉम्ब है। बिल्कुल। और जो क्लेम होते भी हैं उनमें से 72% सीधे कोर्ट यानी लिटिगेशन में चले जाते हैं। इससे तो सालों लग जाते होंगे मुआवजा मिलने में। हाँ, इसके अलावा फोरम शॉपिंग जैसे फ्रॉड भी बढ़ रहे हैं। फोरम शॉपिंग मतलब एक ही नुकसान के लिए अलग अलग जगह क्लेम डाल देना। बिल्कुल, ताकि कानूनी खामियों का फायदा उठाकर मुनाफा कमाया जा सके। तो इन सब चीजों के बीच बीमा काम कैसे करता है? मतलब ये कोई जुआ या सट्टेबाजी तो है नहीं कि कोई व्यक्ति एक्सीडेंट से अमीर बन जाए। एकदम सही। इसे वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह सकते। इस व्यवस्था के कुछ मूल सिद्धांत हैं। सबसे पहला है उबरिमा फाइड्स यानी परम सद्भाव या अटमोस्ट गुड फेथ। आम सौदों में तो क्रेता सावधान चलता है। हाँ, लेकिन बीमा में ऐसा नहीं है। टर्नर बनाम ग्रीन केस का उदाहरण लीजिए। इस ऐतिहासिक मामले में एक व्यक्ति ने बीमा लेते समय अपने पिछले एक्सीडेंट की जानकारी जानबूझकर छुपा ली थी। तो बीमा कंपनी ने क्लेम रिजेक्ट कर दिया होगा। बिल्कुल। कानून साफ कहता है कि अगर आप कुछ भी छुपाते हैं तो कंपनी क्लेम देने से पूरी तरह मना कर सकती है। इसके बाद एक और दिलचस्प कॉन्सेप्ट आता है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि जिसका नाम RC पर है सिर्फ वही बीमा करा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है। जिसका भी उस गाड़ी के नुकसान से सीधा आर्थिक घाटा हो उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है। जैसे अगर बैंक से लोन लिया है तो हाइपोथेकेशन के तहत बैंक का भी उस गाड़ी में बड़ा हिस्सा होता है। सही कहा। या फिर कोई बड़ा होटल जिनकी वैले पार्किंग में आपकी गाड़ी खड़ी है। या गैराज वाले मोटर ट्रेडर्स, अगर वहां गाड़ी को कुछ हुआ
तो भरपाई उन्हें ही करनी पड़ेगी। बिल्कुल। और इसी से जुड़े दो और भारी भरकम शब्द हैं, इंडेमनिटी और सब्रोगेशन। इंडेमनिटी मतलब क्षतिपूर्ति। हाँ, मान लीजिए गाड़ी चोरी हो गई, जिसे टोटल लॉस कहते हैं, तो कंपनी मार्केट वैल्यू नहीं देती बल्कि आईडीवी देती है, यानी इन शॉर्ट डिक्लेयर्ड वैल्यू। उद्देश्य सिर्फ नुकसान की भरपाई करना है, मुनाफा देना नहीं। एकदम सही। और सब्रोगेशन तो और भी शानदार है। वो कैसे काम करता है? अगर किसी और ड्राइवर की गलती से आपकी गाड़ी का नुकसान हुआ है तो आपकी कंपनी पहले आपको क्लेम दे देगी। अच्छा, और फिर वो कानूनी रूप से आपकी जगह लेकर उस गलती करने वाले ड्राइवर से पैसे वसूल सकती है। इसे ही सब्रोगेशन कहते हैं। यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है, खासकर उन लाखों लोगों के लिए जो सेकंड हैंड गाड़ियां खरीदते हैं। वो 14 दिन वाला नियम, ये तो बहुतों को नहीं पता। हाँ, मोटर व्हीकल एक्ट का सेक्शन 157 कहता है कि पुरानी गाड़ी खरीदते ही थर्ड पार्टी बीमा अपने आप ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन ओन डैमेज यानी गाड़ी के खुद के नुकसान का बीमा अपने आप ट्रांसफर नहीं होता। बिल्कुल नहीं। GR 17 नियम के तहत गाड़ी खरीदने वाले को हर हाल में 14 दिन के अंदर बीमा कंपनी को आवेदन करना होता है। सिर्फ 14 दिन का ग्रेस पीरियड है। सोचिए, किसी ने गाड़ी ली, RTO का काम करा लिया, पर बीमा कंपनी को बताना भूल गया और 15वें दिन टोटल लॉस एक्सीडेंट हो गया, तो एक भी रुपया क्लेम नहीं मिलेगा। पूरा नुकसान खुद उठाना पड़ेगा। यही तो, ये छोटी सी चूक कितनी भारी पड़ सकती है। और कानूनों की बात करें तो 1988 के एक्ट में परिभाषाओं का भी बड़ा खेल है। जैसे कि स्टेज कैरेज और कॉन्ट्रैक्ट कैरेज का अंतर। हाँ, स्टेज कैरेज मतलब हमारी आम सिटी बसें जो रास्ते से अलग अलग सवारियां बैठा सकती हैं, और कॉन्ट्रैक्ट कैरेज वो है जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पूरे ग्रुप को ले जाती हैं, जैसे शादी के लिए बुक की गई चार्टर्ड बस। और अगर कॉन्ट्रैक्ट कैरेज वाला रास्ते से सवारियां बैठा ले तो वो सिर्फ ट्रैफिक नियम नहीं तोड़ रहा, बल्कि उसने उसी पल अपनी बीमा पॉलिसी को रद्द कर दिया है। एक्सीडेंट हुआ तो क्लेम सीधा रिजेक्ट। परमिट्स की दुनिया भी अजीब है। क्या किसी को पता है कि रेंट कैब का परमिट लेने के लिए कम से कम 50 गाड़ियों का फ्लीट होना जरूरी है? और सिर्फ इतना ही नहीं, उन 50 गाड़ियों में से कम 50% गाड़ियां एसी होनी चाहिए। और ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट वाली बसों का नियम तो और भी खास है। वो सफेद रंग वाला नियम? हाँ, उन बसों का रंग अनिवार्य रूप से सफेद होना चाहिए और बीच में 5 सेंटीमीटर चौड़ा नीला रिबन पेंट होना चाहिए, ताकि दूर से ये परमिट पहचाना जा सके। बिल्कुल। और ड्राइविंग लाइसेंस के नियम भी बहुत वैज्ञानिक तरीके से उम्र पर आधारित है। जैसे 16 साल में सिर्फ 50 सीसी से कम वाली बिना गियर की गाड़ी चला सकते हैं। 18 साल में गियर वाली का लाइसेंस मिलता है, और कमर्शियल या ट्रांसपोर्ट गाड़ी के लिए 20 साल की उम्र होना जरूरी है। और खतरनाक सामान, मतलब जो ट्रक एसिड या गैस ले जाते हैं, उनके लाइसेंस की वैलिडिटी सिर्फ 1 साल होती है। हर साल रिफ्रेशर कोर्स करना पड़ता है। और हाँ, सेक्शन 15 के तहत लाइसेंस एक्सपायर होने पर सिर्फ 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? इन सारे नियमों और ग्रेस पीरियड्स का क्या सार निकलता है? मतलब साफ है कि कानून अब बिल्कुल रियायत देने के मूड में नहीं है। मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट बिल 2008 को ही देख लीजिए। हाँ, जिसमें जुर्माने की रकम कई गुना बढ़ा दी गई थी। और शराबी ड्राइवरों के लिए जो ग्रेडेड फाइन लाया गया वो बहुत अहम है। यानी खून में शराब की मात्रा अगर 30 mg प्रति 100 ml से ज्यादा है तो जितनी ज्यादा शराब उतना ही ज्यादा जुर्माना और सख्त सजा। और पीड़ितों के लिए भी सुलेशियम फंड बनाया गया सेक्शन 161 के तहत। वो हिट एंड रन के मामलों के लिए जहां टक्कर मारने वाला भाग जाता है। बिल्कुल। अज्ञात वाहन से दुर्घटना होने पर भी पीड़ितों को एक तय मुआवजा मिल सके। और नो फॉल्ट लायबिलिटी का नियम भी है, जिसमें बिना किसी की गलती साबित किए मृत्यु पर 25,000 रुपए का मुआवजा तय किया गया है, ताकि परिवार को कोर्ट के धक्के न खाने पड़े। सही कहा। तो आज की चर्चा से ये तो साफ हो गया कि ये नियम महज किताबी बातें नहीं है। बिल्कुल नहीं। 14 दिन के अंदर बीमा ट्रांसफर कराने वाला नियम हो या फिर बिना बीमा के चल रही 30% गाड़ियों का खतरा, ये सब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को सुरक्षित बनाने के टूल्स हैं। लेकिन इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा होता है। कौन सा सवाल? हमारे सोर्स मटेरियल की शुरुआत में ही ड्राइवरलेस कार्स का जिक्र किया गया था। ओ हाँ, पूरी तरह AI से चलने वाली बिना ड्राइवर की गाड़ियां। सोचिए, अगर भविष्य में ड्राइवरलेस कारें सड़कों पर आम हो गईं और कोई एक्सीडेंट हो गया, तो प्रॉक्सिमेट कॉज यानी दुर्घटना का मुख्य कारण किसे माना जाएगा? ये तो बहुत
बहुत ही पेचीदा सवाल है। क्या कार के मालिक को जिम्मेदार माना जाएगा जो बस अंदर बैठा था? या फिर उस सॉफ्टवेयर इंजीनियर को जिसने कार का कोड लिखा था? जब मशीनें फैसले लेंगी तो इंसानों के बनाए ये पुराने बीमा कानून काम कैसे करेंगे? इन्हें अपना स्वरूप पूरी तरह बदलना पड़ेगा। बिल्कुल, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। हाँ, ये वो भविष्य है जो बस दस्तक दे ही रहा है। तो सुनने वालों, आज के इस गहरे विश्लेषण में बस इतना ही। उम्मीद है बीमा के इन नियमों को देखने का आपका नजरिया कुछ हद तक बदला होगा। ऐसे ही किसी नए और दिलचस्प विषय की परतों को खोलने के लिए फिर जुड़ेंगे। तब तक के लिए जागरूक रहिए, सुरक्षित रहिए।